क्लास में हम लोग जानेंगे लाइट के अगले पार्ट के बारे में कि इससे आगे लाइट में क्या आप लोगों को बताया जाए। लाइट में इससे पहले हम लोगों ने अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध के बारे में जाना था। आज हम लोग दर्पण से संबंधित इसकी आखिरी टॉपिक और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। बट ये इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो हमारा क्लास है ये 10th और 12th के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव क्लासेस चलते हैं इनके लिए दोनों क्लास से तीनों क्लास के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा ये। इसमें देखें हम लोग क्वेश्चन कुछ आगे देखते हैं। आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, तो जानेंगे आवर्धन क्षमता के बारे में। छोटी सी परिभाषा दी जाएगी। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता m बराबर हो जाएगा, इसको m से दिखाते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई h कह सकते हैं बटे वस्तु की लंबाई इसको भी L से H से ऐसे कुछ दिखा सकते हैं, या हम U और V से भी दिखाते हैं, या ऐसे इसको ऐसा न दिखा करके प्रतिबिंब को हम V से दिखा सकते हैं और इसको U से दिखा सकते हैं, V बटे U करके दिखा सकते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियों के बारे में आपको बताया जा चुका है और उत्तल दर्पण के द्वारा भी 2 स्थितियों के बारे में आपको बताया गया है। बट आप याद करें इसमें जो 6वीं स्थिति होती थी अवतल दर्पण के लिए, उस 6वीं स्थिति का नाम क्या था कि जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखी जाए। यदि हमारा एक अवतल दर्पण इस प्रकार से ले लिया जाए और इस अवतल दर्पण में हम ये दिखा दें कि हमारा यहाँ पर ध्रुव हो गया और यहाँ पर फोकस हो गया, तो इसके बाद जब दोनों के बीच में हम वस्तु रखते थे, ये 6वीं कंडीशन की बात है। तो ऐसे कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब बना करता था ये कहीं जाकर के दर्पण के पीछे बना करता था और दर्पण के पीछे बनता था और ये सीधा हुआ करता था। क्वेश्चन ये पूछा गया है, सीधा होना चाहिए, आवर्धित होना चाहिए। आवर्धित का अर्थ बड़ा होना चाहिए, बड़ा, देखिए वस्तु से बड़ा, ये 6वीं स्थिति। तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित बनता है जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य रखा जाता है। तो ये इसका सटीक जवाब होगा। R तथा F में क्या संबंध होता है? R को हम यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानेंगे और F को यहाँ पर फोकस दूरी के नाम से जानेंगे। R तथा F में क्या संबंध होता है? तो इसको एक सेंटेंस परिभाषित रूप में दिया जाएगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या कह सकते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऐसे दिखा सकते हैं F = R/2। 2 रूपों से कह सकते हैं, या R = 2F। ये दोनों का रिलेशन होता है, ये दोनों में संबंध बताया जाता है कि दोनों में क्या संबंध होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी, ट्वाइस होती है। तो ये था। अगला क्वेश्चन जानते हैं कि वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है या क्यों देते हैं। अब आप देख सकते हैं 2 व्हीलर चलाते समय, 4 व्हीलर चलाते समय आप देखेंगे कभी कभी पीछे का दृश्य देखना पड़ता है तो साइड मिरर लगे होते हैं जिसमें हम देखते हैं और पीछे के दृश्य हमें दिखाई देते हैं। उसमें कौन से दर्पण लगे होते हैं? तो इसमें ये प्रश्न में तो ये कुछ स्पष्ट कर दे रहे हैं
वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण, पश्च मीन्स दैट पीछे का दृश्य मतलब देखने के लिए, दर्पण का अर्थ दर्पण से, पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं या वरीयता क्यों दी जाती है। तो ये बात सरलता से आप समझ जाए कि जो उत्तल दर्पण होता है इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनता है। उत्तल दर्पण यहाँ पर हम बनाकर दिखा देते हैं आपको। उत्तल दर्पण में ऐसे इसका उभरा हुआ तल परावर्तक होता है। इसका उभरा हुआ तल परावर्तक होने के नाते इसका भाग थोड़ा सा उभरा होता है, परावर्तक तल वाला भाग, जिसकी वजह से इसका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हो जाता है और पृष्ठ क्षेत्रफल की अधिकता के साथ साथ ये अधिक दूरी तक की वस्तुओं को कैप्चर कर पाता है, दूर तक की वस्तुओं को अधिक क्षेत्रफल को भी कैप्चर कर पाता है, जिसकी वजह से अधिक क्षेत्रफल कैप्चर करता है और इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ये प्राय बहुत छोटा बनता है और छोटा बनेगा, दूर तक की वस्तुओं को ये कैप्चर कर लेगा, तो जिसकी वजह से हमें पीछे का दृश्य दूर तक दिखाई देगा। इसलिए साइड मिरर जो लगाए जाते हैं, पश्च दृश्य दर्पण वाले जो मिरर लगाए जाते हैं वह हमेशा उत्तल दर्पण ही होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण में वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है? वह कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है? तो याद रखेंगे, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है केवल छठवीं स्थिति को छोड़ करके। और छठवीं स्थिति यहाँ पर आपको बताई गई है क्योंकि छठवीं स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है ये आभासी बनता है और सीधा बनता है, इसमें उल्टा नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी सदैव पॉजिटिव मींस दैट धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? जिस दर्पण की फोकस दूरी हमेशा हमें माप करके दाहिने जाना पड़े उसकी धनात्मक होती है। जैसे यहाँ पर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मापने के लिए हमें गोले का भाग इधर होगा, इसलिए मापने के लिए इधर जाना पड़ेगा, मींस दैट ध्रुव से हमें दाहिनी तरफ जानी पड़ेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दर्पण बिंब को निगेटिव क्यों रखते हैं? दर्पण में जो बिंब मींस दैट वस्तु कह सकते हैं, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक क्यों लेते हैं? इनके कहने का अर्थ ये है, हमेशा पहली बात ये शर्त हमें जान लेना आवश्यक है कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाएं तरफ रखा जाता है। ये दर्पण है हमारा, दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो कोई हो। अगर लेंस की बात करें तब भी वहां पर यही नियम लागू होता है कि हमेशा वस्तु दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर रखी जाती है और हमें यह ज्ञात है कि ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, इसलिए वस्तु या बिंब की दूरी हमेशा निगेटिव ली जाती है या कह सकते ऋणात्मक ली जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ तक 7 क्वेश्चन हम लोग देख चुके। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अब याद रखें कि यहाँ पर इसका ध्रुव है अवतल दर्पण का और इसका ध्रुव है यहाँ पर, तो हम देखेंगे किसकी फोकस दूरी मापने के लिए हमें निगेटिव मतलब बाएं चलना पड़ेगा। इसे यहाँ पर चलेंगे दाहिने चलेंगे इसलिए इसकी धनात्मक हो जाएगी, इसमें देखें इधर बाएं चलना पड़ेगा इसलिए इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन, किस लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है या धनात्मक होती है? जिस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है उसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। तो अभी अभी बताया गया है कि उत्तल दर्पण की क्षमता, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है, इस प्रकार से उत्तल दर्पण की क्षमता भी धनात्मक होगी। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखेंगे 10वां क्वेश्चन, किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? तो स्पष्ट हो गया, अवतल हो जाएगा। अब इसमें प्रकाश मार्ग कैसा होता है? प्रकाश मींस दैट प्रकाश कैसी रेखा में चलता है? तो प्रकाश के लक्षण में आपको पहले बता दिए गए हैं कि प्रकाश सदैव ऋजुरेखीय मार्ग पर गमन करता है, अर्थात प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, अर्थात प्रकाश का मार्ग एक सीधी रेखा होती है। अगला क्वेश्चन, आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण, इसको जानने के लिए इसकी परिभाषा आपको समझाई गई है पीछे। हम एक दर्पण ले लेते हैं,
और इस पर एक प्रकाश की किरण आ रही है और ये परावर्तित होकर चली जाएगी और इस पर इसका एक अभिलंब खींच देते हैं नॉर्मल। अब ये देखिए प्रकाश की किरण आई, इस पर टकराई और टकराने के बाद ये परावर्तित होकर चली गई। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, आपतित किरण किसे कहते हैं? दर्पण पर पड़ने वाली किरणें आपतित किरण कहलाती हैं। और दूसरा क्वेश्चन, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? दर्पण पर टकरा करके परावर्तन होने के पश्चात प्रकाश किरणें जो जाती हैं उन प्रकाश किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कह सकते हैं, जो किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं उसको आपतित किरण कहते हैं और जो किरणें उसमें टकरा करके जाती हैं उसको परावर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम बताइए। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, यहाँ पर जो कोण बनता है अभिलंब इसको बोलते हैं, नॉर्मल है और ये आपतित किरण है। दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम आई से दिखाते हैं, आपतन कोण। यहां पर एक कोण बनेगा, परावर्तन कोण कहते हैं इसको, आर। पहला नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम, आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये नॉर्मल अभिलंब तीन के तीनों ही इस परावर्तक तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आप देखेंगे तीन के तीनों आकर के एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, तो एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो ये था, किस दर्पण से वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है? तो अभी हम लोगों ने जाना है अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ये हो गया। अब इसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग जानना है कि और का उपयोग कहां पर होता है। अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में हम लोग जानेंगे। सामान्यतः टॉर्च जो लाइट होती है हमारी, जो हम घरों में लाइट रखते हैं, इसमें सर्च लाइटों का प्रयोग खास करके आप देखेंगे बॉर्डर पर या जो है कि अन्य ऐसी जगहों पर या जो है कि गन के ऊपर लेजर लाइट, सर्च लाइट आदि के रूप में लगाए जाते हैं। और वाहनों की हेडलाइट, जो वाहन होते हैं उसकी हेडलाइट में लगाए जाते हैं। आज शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए, एक शक्तिशाली और समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए हम इसका उपयोग यहाँ पर करते हैं। दंत विशेषज्ञ, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, उनके पास इसका प्रयोग किया जाता है ताकि वो समांतर किरणपुंजों को उसमें भेज करके दांतों को या उसमें होने वाले अनेक प्रकार की समस्याओं को सरलता से और स्पष्ट रूप से देख सके। और शेविंग दर्पण में, जो शेविंग दर्पण होता है दाढ़ी बनाने के लिए, जो दर्पण होता है, दर्पण ऐसा होता है, अवतल दर्पण होता है ताकि उसका जो प्रतिबिंब होता है बड़ा और स्पष्ट दिखाई दे सके। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में, सौर भट्टी में जो सौर भट्टियां बनाई जाती है सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में, ताकि सूर्य का प्रकाश अधिक से अधिक केंद्रित हो सके और भट्टियां तीव्रता से अधिक ताप तक गर्म हो सके, इसलिए अवतल दर्पण का वहां पर प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहां पर होता है? दर्पण के रूप में पीछे अभी बताया गया है, पीछे का दृश्य देखने के लिए, और दुकानों में सिक्योरिटी दर्पण के रूप में। दुकानों में कुछ लोग ऐसे दर्पण लगाते हैं कि वो बैठे ही साइड में देख सकते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो सिक्योरिटी रूप में इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे और ये क्वेश्चन आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंस होते हैं, इसलिए यह आज का क्लास आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंस है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप चैनल पर नीचे कमेंट डाल सकते हैं, जो आपको आगे समझाया जा सकता है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए